हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 11 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक अपनी ज्योग्राफी की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है तो इस वक्त आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस रिवीजन वीडियो के बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस आपके लॉन्ग आंसर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि ज्योग्राफी वर्ड जो था सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो ये चीज याद रखेंगे, इरेस्टोथनीज। इरेस्टोथनीज को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये एक स्टेटमेंट दी गई है। द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रीजनल एंड वेरिएशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई थी, तो इस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड हेटनर। आप इसको सिर्फ हेटनर करके भी याद रख लोगे, इतना इनफ है, काम चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब भी आप 3 नंबर या 5 नंबर वाला कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे ज्योग्राफी में, खासतौर पे इस चैप्टर से कुछ आता है, तो आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं। आपको एक वैल्यूएबल पॉइंट बनाकर इसको आप लिख दो, आपको नंबर मिलेगा। उसके अलावा तीसरी चीज कि क्रमबद्ध भूगोल, ये चीज याद रखिएगा, ये एक अप्रोच रहती है ज्योग्राफी की, जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, ये एक अप्रोच है। तो क्रमबद्ध भूगोल का जो उपागम है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जवाब रहता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसको भी आप लास्ट नेम से याद रखिएगा, हम्बोल्ट। जैसे यहां पर हेटनर याद रखा था ना, ठीक इसी तरह यहां पर हम्बोल्ट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि प्रादेशिक भूगोल, ये भी एक अप्रोच है। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, ये जो अप्रोच थी किसके द्वारा दी गई थी, तो इसमें जवाब रहता है कार्ल रीटर का। इसको भी आप रीटर की तरह याद रख लीजिए, उतना इनफ है। उसके बाद पोडोलॉजी। पोडोलॉजी का संबंध भूगोल की किस शाखा से है, किस ब्रांच से है, तो पोडोलॉजी का संबंध होता है बेटा मृदा भूगोल से, सॉइल ज्योग्राफी से। जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल या फिर यूज ऑफ सॉइल पढ़ते हो तो उसको हम पोडोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा सिक्स्थ क्वेश्चन, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन यानी कि रीजनल डिफरेंशिएशन, इसका मेन अर्थ क्या होता है, इसका मुख्य अर्थ क्या होता है। देखो, जब हम दो स्थानों के बीच विलक्षणता या भिन्नता देखते हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो एरियाज है, फॉर एग्जांपल एक तरफ आप इंडिया की बात कर लो और दूसरी तरफ आप यूएसए की बात कर लो, अगर इन दो एरियाज के अगर आप डिफरेंसेस देखोगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जमीन की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो जब आप इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अंतर करते हैं, तो यही चीज हमारे लिए क्या बनती है, क्षेत्रीय विभेदन या फिर रीजनल डिफ्रेंसिएशन। उसके अलावा सातवां क्वेश्चन रहता है कि मानव भूगोल की वह शाखा जो कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, इन सब का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दैट स्टडीज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड ट्रेड इज कॉल्ड। देखो, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपकी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी आर्थिक क्रिया को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, फिर चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से हो या फिर सर्विस सेक्टर कहीं से भी हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा मानेंगे। और एक टिप याद रखिएगा यहां पर कि अगर आप किसी भी टाइप की स्टडी कर रहे हो, किसी भी टाइप की, ठीक है, जैसे जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए जनसंख्या भूगोल हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो जाएगा। जिस टाइप की आपकी स्टडी रहेगी उसी टाइप का आपका टाइटल रहेगा। अब यहीं से अगर हम चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चंस लें, सबसे पहले तो सौर मंडल के बारे में बात करेंगे कि सौर मंडल के निर्माण से संबंधित वाव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट था, ये दिया किसने था, तो ये देने वाले व्यक्ति का नाम है इमैनुअल कांट। उसके अलावा दूसरी चीज, दूसरा सवाल कि नेहारिका परिकल्पना यानी कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट था ये देने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका नाम रहता है लाप्लेस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि आधुनिक समय में, आज के समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे बिग बैंग थ्योरी। कि कुछ इस तरह से आप याद रखिएगा कि सूर्य सिर्फ अवेलेबल था, उसके आसपास सारे धूल कण आपस में इकट्ठा हुए, पत्थर इकट्ठा हुए और उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ और जस्ट उस एक ब्लास्ट, उस एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया। उसके बाद ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण कब और किसने दिया, ये आज की डेट में कौन ये साबित करके बैठा है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, तो ये चीज याद रखेंगे। एडविन हबल ने 1920 में इसको सिद्ध किया था कि जो हमारा यूनिवर्स है ये कोई कांस्टेंट नहीं है, लगातार आपका हिसाब से बढ़ रहा है।
ठीक है। उसके अलावा प्रकाश वर्ष किसका मापक है? व्हाट डज लाइट ईयर मेजर्स? देखो लाइट ईयर जो होता है ये अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए होता है, ठीक है, तो इसलिए दूरी को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रकाश वर्ष। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जोवियन ग्रह। देखिए पहली बात तो जोवियन ग्रह का मतलब क्या होता है? जब आप सौर मंडल देखेंगे ना, सबसे आगे आपके पास एक सूर्य हो गया, इसके बाद छोटे छोटे 4 ग्रह हो गए, और इनके बाद एक आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जब बहुत सारे पत्थरों की लाइन है बीच में। इसके बाद के जो ग्रह हैं वो सारे बहुत बड़े हैं, ठीक है, और इन्हीं बड़े ग्रहों को या फिर इनके एक्सटर्नल प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट या फिर जोवियन ग्रह बोला गया है। अब ये कहता है कि इसके विशाल होने का कारण क्या है, यानी ये इतने बड़े बड़े क्यों हैं और ये अंदर वाले छोटे क्यों है? फर्क क्या है? फर्क आता है आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का, कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो हैं वो इनर प्लैनेट्स में कम है, और जो बाहर के बड़े प्लैनेट्स हैं यानी कि जोवियन प्लैनेट या जिसे आप आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, उनके अंदर इनकी मात्रा क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। उसके बाद प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को हटाने का मुख्य कारण क्या था? अब स्थिति समझिएगा कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ पे भी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसेस अवेलेबल थी, ठीक है। आपकी बुक में एक टॉपिक भी है डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से होगा, वायुमंडल के विकास के नाम से, तो उसमें देखिएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम तो पृथ्वी पर भी थी, बहुत थी, तो वो हटी कैसे? तो उसको हटाने का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो सौर पवन को जाता है, सोलर विंड्स को जाता है, जो बहुत ज्यादा गर्म थी। उसके अलावा द बिग स्प्लैट की अगर हम बात करें, ये जो थ्योरी है ये किसके निर्माण से संबंधित है? जवाब रहता है इसका चंद्रमा। देखिए चंद्रमा के निर्माण की अगर हम बात करें तो जब पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी थी तो एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आकर इससे टकराया, इससे हिट करा, और इसी पृथ्वी के छोटे से कुछ टुकड़े जो थे दूर जाकर चंद्रमा का रूप ले गए। अब जब दूर जाकर चंद्रमा का रूप ले गए तो इसकी और इसकी दोनों की ग्रेविटी सेम है, इसीलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसके अलावा लास्ट एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में गैस करिएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? ठीक है, याद रखिएगा छोटा प्लैनेट है तो जाहिर सी बात है सूर्य के पास वाले में से कोई सा होगा, ठीक है, यानी इनर प्लैनेट्स में से, और बड़ा है तो कोई बाहर वालों में से होगा, आउटर प्लैनेट्स, या फिर जिसे हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। थैंक यू।